पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, उन्होंने किस तरह से लोगों को सिखाया, क्या बताया। ठीक है। तो पहला आपका जो उनका मूल मंत्र था वो था फोर नोबल ट्रूथ एंड एट फोल्ड पाथ। चत्वारि आर्य सत्यानि, चार आर्य सत्य यानी कि एवं अष्टांगिक मार्ग। तो चत्वारि आर्य सत्यानि में जो चार आर्य सत्य थे, इनमें से कौन नहीं था, ऐसे करके ऑप्शन बनता है। मेंस में तो आपको पूरा पूरा व्याख्या करने के लिए भी आ सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन जब उन्होंने प्रारंभ किया था, कहां से, कौन सी जगह से स्टार्ट किया था? सबसे पहला उपदेश जहां पर उन्होंने दिया था, सारनाथ। सारनाथ। लेकिन पहले शिष्य जो थे ये कौंडिन्य नहीं थे। जैसे 5 लोग जो इनके सबसे पहले सारनाथ में शिष्य बने थे, उनसे पहले भी 2 लोग जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, लेकिन उन्हें भिक्षु नहीं बनाया था, क्योंकि वो फैमिली जिम्मेदारियों के कारण उनको भिक्षु नहीं बनाया गया। तपस्सु और भल्लीक थे पहले शिष्य। तो इनके जो फोर नोबल ट्रूथ हैं, यानी 4 महान आर्य सत्य थे, वो इस प्रकार हैं। पहला सत्य है कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, संसार दुखों से भरा है। अच्छा, ये बात क्या सही है? बहुत, क्या अंबानी के लिए भी संसार दुखों से भरा है? जो मौज में है, जिनके पास बहुत सारा धन है, क्या वो सुखी है? हम्म क्या ये नो पहली, सर। पहला नोबेल नो ट्रुथ सर, सत्य है? नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर है ये सत्य, क्योंकि अगर उनके पास पैसे है तो उनके पास बीमार भी तो है ना। क्या है? सर ये सत्य है, अगर जितना कोई अमीर है हो सकता है उसके पास पैसों की कमी ना हो, सुख हो, लेकिन बीमारी भी तो हो सकती है। हाँ। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को हो सकता है कि धन बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सुखी है। उसका दिल जानता है कि वो कितना सुखी है, उसके ऊपर उतना ही टेंशन है, बहुत सारा कर्जा है ना। विजय माल्या लोग कभी बहुत मतलब अमीर हुआ करते थे, है ना। आज भगोड़ा बन के छुपते हुए घूम रहे हैं, कहीं यहाँ पकड़े जा रहे हैं, कहीं वहां पकड़े जा रहे हैं, है ना। संसार में बदनामी भी बहुत बड़ा दुख है। अगर किसी की बदनामी हो तो संसार में वो भी बहुत बड़ा दुख की बात है। चेहरा छुपा के घूमना कोई सुख है? लेकिन ये भी कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। सहारा श्री बहुत अमीर हुआ करते थे, सुब्रतो राय जेल में पड़ गए। ठीक है। तो कर्जा, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा है उतना ही सरकार, उतना ही बैंक से कर्जा भी लेके बैठा हुआ है। अंबानी के कर्जे क्या कम है? बहुत कर्जा है, इनके ऊपर भी बहुत कर्जा है ना? दूसरी चीज, इतना बड़ा व्यापार मैनेज करना, कहीं घाटा हो रहा है, कहीं मुनाफा हो रहा है, वो भी एक हेडेक है कि हमको अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है। तीसरी चीज, पारिवारिक स्थितियां सबकी एक समान नहीं होती, शारीरिक क्लेश भी होते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर ये चारों चीज भी हो तब भी मन अशांत रहता है, मन शांति को नहीं प्राप्त होता। तो संसार दुखों से भरा है, ये सत्य है। ठीक है। दूसरा है, दूसरा सत्य क्या है? दुख समुदय जिसे कहते हैं। बहुत दुख का कम आ रही कारण है। क्या है? दुख का कारण है इच्छाएं। ठीक है। इच्छाएं दुख का कारण है। हम, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत उसके पूर्ण होने के पहले ही तैयार हो जाती है।
हम जितनी इच्छाओं को पूरा करते हैं उतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं और पैदा होती जाती। इच्छाएं कभी भरती नहीं, कभी पूरा नहीं होती। इससे जलन की भावना भी उत्पन्न होती है जो दुख देती है। हम जो चीज चाह रहे हैं वो हमें ना मिली, किसी और को मिल जाए, बड़ा दुख होता है ना। लोग तपस्या कर रहे हैं क्यों? क्यों? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो जब तपस्या कर रहे हैं तो वो सुखी नहीं। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो क्या बहुत मजा आ रही है? मजा आ रही है तो बहुत खुशी की बात है ना। ये तपस्या है। यूपीएससी की तैयारी भी एक तपस्या है। और इसके लिए आपको खेलने की उम्र में, है ना, पढ़ना पड़ रहा है। शुरू जब छोटा बच्चा है, पहले बच्चे 5-6 साल तक, 10 साल तक खेला करते थे। 10 साल 12 साल के बच्चे खेला करते थे। अब यहाँ पर बच्चा 2.5-3 साल का हुआ नहीं कि उसके ऊपर बस्ते का बोझ लाद दिया जाता है। पैदाइशी दुखी हैं हम सब, है ना। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ताकि हम पहले से तैयार रहें और अपनी इच्छाएं पूरी कर लें, प्रयत्न किया करते हैं। और सारे प्रयत्नों में दुख भरा हुआ है ना। इसलिए इच्छाएं दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य। तीसरा है कि चित्त निरोध से, है ना, चित्त निरोध से इच्छाओं पर काबू किया जा सकता है। ठीक है। चित्त निरोध से इच्छाओं पर काबू किया जा सकता है। यानी कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें, बुद्ध कह रहे हैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शिक्षा दे रहे हैं। अगर आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लोगे तो आप अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण कर लोगे। क्योंकि इन इच्छाओं का जन्म, ठीक है, इंद्रियों के भोग की लालसा के कारण होता है। ठीक है। कुछ खाने का मन कर रहा है, जीभ में पानी आ जा रहा है, और वो चीज मिल नहीं पा रही, तो दुख। मिल गई तो अगले दिन भी चाहिए ही, क्योंकि अब आप जो है नीचे से समझौता नहीं कर पाओगे। उतना ही अच्छी चीज फिर चाहिए ही। और वो लगातार ना मिल पाए तो दुख। लगातार मिल गई तो वो चीज अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, और वो उसके ऊपर की चीज चाहिए, ये भी दुख। तो इंद्रियां अपनी लालसा को, अपनी लिप्सा को पूर्ण करने के लिए, है ना, लगातार नई नई इच्छाओं को जन्म देती रहती है। तो यहाँ पर अगर चित्त निरोध, चित्त निरोध मतलब चित्त यानी मन पर काबू करके, ठीक है, मन पर काबू करके, मन जो है इंद्रिय रूपी घोड़ों पर सवार है। एक मन रूपी सूर्य इंद्रिय रूपी अश्वों पर सवारी कर रहा है। ठीक है। और ये जिधर चाहते हैं उधर लेकर के चला जा रहा है। मन बहुत चंचल है ना। एक जगह टिकता ही नहीं, एक जगह ठहरता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तदनंतर ये अपनी इच्छाओं को परिवर्तित करता रहता है। तो ये मन ही आपके इच्छाओं का कारण है। और इस मन क्या है? ये चित्त क्या है? ये इंद्रियों गत लिप्सा से उत्पन्न होता है। जो हमारे ऑर्गन्स, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये हमेशा पिपासु रहती हैं। ठीक है। इनकी प्यास कभी नहीं बुझती, और इनकी प्यास बुझाने की कोशिश की जाए तो समझ लो आग में घी डालने के समान। तो अब एक प्रश्न आता है कि मन तो बड़ा चंचल है, और इस चंचल मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि इस चंचल मन को नियंत्रित किया जा सके? मन तो रुकता ही नहीं, तदनंतर बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। एक इच्छा कि दूसरी। कहाँ काबू? जितना मन को तुम जितना काबू करने की कोशिश करोगे, ये उतना ही भड़कता चला जाएगा, ये उतना ही और अधिक आसक्त होता चला जाएगा। तो मन को तो काबू में किया ही नहीं जा सकता। अगर आप लोग कहोगे ठीक है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे, कोई चीज खाने का मन कर रहा नहीं खाएंगे, तो वो और घाव बनेगी। ठीक है, वो और घाव बनेगी।
जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको रसगुल्ले नहीं खाने हैं, रसगुल्ला देखने के बाद आपको ये दिमाग में आएगा नहीं खाने हैं, तो आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहोगे। इससे अच्छा है, बुद्ध कहते हैं कि उसे खा लो, लेकिन मध्यम प्रतिपदा का अनुपालन करना होगा। यानी कि मन को निग्रह करने का तरीका, अंतिम वाला जो नोबेल ट्रूथ है, फोर्थ, कि मन को कैसे काबू में किया जा सकता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जिसे कहा जाता है। तो इसमें क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा चौथा नोबेल ट्रूथ है। इसमें है मध्यम प्रतिपदा, ठीक है, मध्यम प्रतिपदा, फॉलो द मिडल पाथ, मिडल पाथ, मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। और इसके 8 फार्मूले हैं मिडिल पाथ को फॉलो करने के। मतलब मिडिल पाथ एक सूत्र में पिरो दिया गया, एक माला बनाया गया मध्यम प्रतिपदा का, और इस माला में 8 मोती हैं। इसे एक चक्र मान लो मिडिल पाथ को, तो इसमें 8 मध्यम मार्ग का अनुसरण एक व्हील मान लो, तो उसके 8 तीलियां हैं, जिन्हें कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की तरफ जाने से पहले ये समझ लो कि जो मिडिल पाथ है, सारा कुछ इनका यही है। ना तो आपको कोई चीज एकदम से त्याग देनी है, क्योंकि कोई चीज जब एकदम से त्याग भी दोगे तो ये तब होना चाहिए जब तुम्हारी इच्छाएं भर चुकी। क्योंकि जबरन अगर तुम किसी चीज को त्यागोगे तो तुम उसके बारे में सोचते रहोगे। वो तुम्हारे शरीर से तो त्यागा गया, लेकिन मन से नहीं त्यागा गया। और जो चीज मन से नहीं त्यागी गई है ना, वो सबसे ज्यादा घायल करने वाली घातक हथियार होती है। इससे तो अच्छा है कि उसे प्राप्त कर लिया जाए और उसके बारे में ना सोचा जाए। लेकिन किसी चीज की अति भी नहीं कर देनी, अति भी नुकसानदायक, और बिल्कुल भी ना करना भी नुकसानदायक है। दोनों में ही सहजता नहीं, मध्यम मार्ग में सहजता। जैसे यूपीएससी की तैयारी करने में जो 14 घंटा पढ़ते हैं पागल हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि वो 18-18 घंटा पढ़ रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, वो आईएएस तैयारी नहीं कर रहा है, वो नूर मंजिल जाने की तैयारी कर रहा है। वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, उसके घर वाले उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो केवल क्या कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है, पढ़ाई वाले कमरे में जा करके मोबाइल चला रहा है, चैट कर रहा है, किताब खुली हुई है, ठीक है, माँ बाप देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये पढ़ रहा है। कोई काम धाम ना करना पड़े तो वो दिखाने लगता है कि हम तो बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ कामचोरियत है, पढ़ाई नहीं है। 18 घंटा कोई पढ़ता है अगर मान लो, तो वो बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीना में पागल हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम पढ़ना ही नहीं, सहजता के साथ पढ़ना है। 5-6 घंटा आराम से अपना पढ़े, पर्याप्त है इतना सिविल सर्विसेज निकालने के लिए। जितने भी टॉपर हुए हैं किताबी कीड़े नहीं रहे। वो क्रिकेट भी खेलते हैं, मैच भी खेलते हैं, और भी जो भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में भी शामिल रहते हैं, सिंगिंग भी करते हैं जब मन किया, डांस भी करते हैं जब मन किया, गाने भी सुनते हैं जब मन किया। इससे दिमाग का दोनों पहलू दुरुस्त रहता है, संतुलित रहता है। ठीक है, तो आपको अलग एक्टिविटीज भी करनी होती है, मूवीज भी देखता है ना, उससे भी कुछ जानकारियां मिलती हैं, है ना। तो कहने का मतलब, किताबी कीड़ों का तो भविष्य ही अंधकार में। ठीक है, किताबी कीड़ा क्या बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो आईएएस नहीं बन सकता। ठीक है, क्लर्क बनेगा कहीं पर लिपिक, ठीक है, लेकिन वो आईएएस नहीं बन सकता। और ज्यादा उम्मीद है कि वो पागल ही बनेगा, जो ज्यादा किताबी कीड़ा। ठीक है, अनुभव नहीं है उसके पास, वो इंटरव्यू ही नहीं पास कर पाएगा। मेंस में उसकी लिखावट में वो बात, वो दम ही नहीं आ पाएगी।
वो किताबी भाषा का प्रयोग करेगा, किताबी बात लिखेगा, और किताबी बात जैसे ही लिखेगा एग्जामिनर उसको काट पीट के बराबर कर देगा, क्योंकि वो किसी भी किताब के लेखक को सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा है, वो आपको सिलेक्शन करने जा रहा है, और देखना चाहता है कि आप कितने बुद्धिमान हो। आपकी अपनी भाषा, जो लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, सहज और सरल भाषा में लिखते हैं, उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, उनसे 2.5 गुना अधिक मार्क्स मिलेगा जो लोग किताब की भाषा का प्रयोग करके लिखते हैं, किताबी बातें जो लिखते हैं, है ना। आपकी कॉपी चेक करने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो सब पढ़ के बैठे हैं, उन्हें पता है तुम कौन सा चीज कहाँ से उठा करके छाप रहे हो, ठीक है। रिफरेंस दिए पड़े हैं आइंस्टीन का और अरस्तू का। अरे तुम्हारा चयन होने जा रहा है, तुम्हारे क्या विचार हैं ये बताओ। ये प्रोफेसर का एग्जाम नहीं है, ये आईएएस का एग्जाम है। तुम्हारे अपने विचार क्या हैं किसी मैटर पर, वो बताओ। इस मामले में तुम क्या सोचते हो, अपनी राय दो, तब तुम नंबर पाओगे। तुम किताब छाप चले जाते हो, रेफरेंस देने लगते हो कि अरस्तू ने ये बात कही थी, जिसका मतलब ये सही है ना। कालिदास से कह चले गए तो वही बात ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो तुम परिवर्तन क्या करोगे, तुम पुरानी लीग पर ही चलते रहोगे, तुमसे परिवर्तन ही संभव नहीं है। हमें तो परिवर्तनकारी योद्धा चाहिए जो देश को बदल सके, है ना। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग है सम्य, इनमें है पहला सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, यानी जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। हम भ्रम में जी रहे होते हैं और हमें किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, हम कल्पनाओं और परिकल्पनाओं में जी रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर अभी कोई चीज आपको दिखाई जाए, है ना, तो आप उसके बारे में न जाने क्या क्या कल्पना परिकल्पना करने लगोगे, तो उस वस्तु को, उस चीज को, उस ज्ञान को वास्तविक तौर पर नहीं समझ पाओगे। जैसे अगर अभी मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आपका दृष्टिकोण बनाना, ले जाना चाह रहा हूँ कहीं पर, लेकिन इसमें तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने दिमाग में कुछ और उसके बारे में सोच रखा होगा, है ना। तो सम्यक दृष्टि क्या है, यथार्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। जो चीज जैसे है, जैसे बताई जा रही है, उस चीज को वैसे ही समझना और जानना, उसके मूल स्वरूप की जानकारी होना, है ना। ये चीज जैसे सम्यक दृष्टि आप लोगों की भी है कुछ मामले में, जैसे अभी मैंने दिखाया ये। अब बताओ ये क्या है, क्या है ये, क्या है। सर सिंपल सा फोन है, स्मार्टफोन है। फोन है, हाँ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया यस सर। कि ये फोन है ना। अच्छा बताओ कौन सी कंपनी का फोन है। सर वो आप खोलेंगे तब ना पता चलेगा। अच्छा, नहीं देखो यथार्थ अभी नहीं जान पाए, है ना। फिलहाल तो इन्होंने बोला फोन है, लेकिन कुछ लोग इसकी दूसरी कल्पना कर सकते हैं कि नोटपैड है, कुछ लोग सोचे कि नहीं तो शीशा है ना। तो कुछ अपना होता है, कोई चीज देखते हैं जानते हैं तो। अपनी अपनी दृष्टिकोण होती है सर। हाँ, तो अपनी दृष्टिकोण नहीं, जो यथार्थ दृष्टिकोण है, जो चीज सही है वो जानना। जैसे रस्सी को सांप समझने लगो, तो ये यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है, रस्सी को रस्सी ही जानना सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। अच्छा, अगर किसी ने कभी फोन ना देखा हो तो क्या इसको बता देगा कि ये क्या है, किसी नो आदमी सर, वो है। तो कहेगा, वो तो ये सीधे यही बोलेगा, हाइला ये क्या हाँ है। तो कहेगा ये क्या है ना। तो ये ज्ञान से अरे पता चलेगा, ठीक है। ज्ञान होगा तभी जान पाओगे कि ये है क्या। सम्यक संकल्प। दूसरा यथार्थ विचार। जब हमारा दृष्टिकोण सही होगा तभी हमें सही विचार आएंगे, यथार्थ विचार तभी आएगा। इसको देखा, हाँ फोन है, इससे क्या हो सकता है, फोन पर बात हो सकती है, मैसेज भेजे जा सकते हैं, है ना, इंटरनेट चलाया जा सकता है, ठीक है, पढ़ाई करी जा सकती है, मूवीज देखी जा सकती है, गेम खेला जा सकता है ना।
तो इसके जो ये फीचर्स आपको पता चले, है ना, जो आपके अंदर ये विचार आए, है ना, यथार्थ विचार होने चाहिए। ठीक है, बाकी नीचे वाली लाइनें लिखने की जरूरत नहीं, दे दिया है, पढ़ोगे तो दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, समय रहे तो पढ़ेंगे। सम्यक वाक, कुछ लोग होते हैं फर्जी बातें बोलते हैं, है ना, बहुत सारी फर्जी बातें बोलते हैं, और आधी दुनिया की, आधी क्या, हम सबके जीवन की 90% समस्या फालतू बोलने के कारण होती है। चीजें सही चल रही होती हैं, है ना, और हम फालतू की मिथ्यावादिता, झूठ मूठ का पता नहीं क्या क्या परपंच बता देते हैं, एक दूसरे के साथ परपंच करते हैं, तो उससे समस्या खड़ी होती है। किसी को अप्रिय वचन बोल देते हैं तो बना बनाया काम हमारा बिगड़ जाता है ना, चुगली करते हैं, पता चल जाता है, फिर झगड़ा होती है ना, कठोर वचन बोल देते हैं, अगला आदमी गुस्सा जाता है। ठीक है, एक बुराई करेंगे किसी एक दूसरे की, वो जाकर उसको बता देगा, झगड़ा हो जाएगी, फिर से जीवन में हड़कंप मच जाएगा। सम्यक बात नहीं है। और इस समय बहुत सारे जो वैवाहिक संबंध समाप्त होते जा रहे हैं, उनके पीछे इसका बहुत बड़ा कारण है। अनेकों घर टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि सम्यक वाक न होना। संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा और मूल कारण है सम्यक वाक का न होना। पहले क्या था कि 4-5 परिवार एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे की आदर सम्मान के साथ रहते थे। अब क्या है, जब से ये टीवी सीरियल आए हैं, है ना, सबसे ज्यादा समाज को बर्बाद करने में इसका क्या नाम है, एकता कपूर का हाथ रहा। ऐसा ऐसा सीरियल बनाई, उसमें महिलाएं बैठ करके दिन भर परपंचे देखा करती हैं, और उनको ये फील होने लगता है कि जैसा इस सीरियल में हो रहा है वैसा ही मेरे साथ भी हो सकता है, अगर मैंने इसका कुछ काट नहीं खोजी तो, है ना। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग, पता नहीं क्या क्या सीरियल इसने बनाया, और मैंने देखा कि औरतें दिन भर बैठ करके उसी लीला करती हैं, और जो जो परपंच उसमें चलता है वही वही परपंच अपने घरों में भी पालने लगती है। सास बहू के बीच झगड़ा होना, बहू का अपने पति को सास के खिलाफ भड़काना, अपनी नंद के खिलाफ भड़काना, नंद का जो है मायके वालों के घर को बर्बाद करने की साजिशें करना, ये सब सारा सीरियलों की देन है ना। ये क्या सीरियल क्या होते हैं, एक झूठी कल्पना, और उस झूठी कल्पना को वो अपने जीवन में उतार लेती है कि ये मेरे जीवन में सच में हो रहा, यही तो है मिथ्या ज्ञान। और वो क्या करती हैं, फिर उस तरह की बातें, दुर्वचन बोलना शुरू कर देती हैं, कपट करना शुरू कर देती हैं ना, झूठ बोलना शुरू कर देंगी, निंदा करना शुरू कर देंगी, अपने पति से झूठ कान भरेंगी। कान भरने वाला भी जो बात होती है सबसे ज्यादा है परिवार, इसीलिए संयुक्त परिवार विघटित हो जाता है ना। हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगते हैं, भाई भाई अलग परिवार हो जाता है ना, माता पिता अलग परिवार हो जाता है ना। अब बाद में क्या होता है, जब दोनों बचते हैं हस्बैंड और वाइफ अकेले, तो दोनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है, बाद में वो दोनों भी अलग हो जाता है ना। देखो कितना ज्यादा विवाह विच्छेद बढ़ गया है, इन 4-5 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ बोलो अंजलि। बोलो, कुछ कहना चाह रही थी। और जो बोलना था वो तो आप तो बता ही दिए। हाँ तो बचेगा ही नहीं कुछ, है ना। आगे देखते हैं। हाँ सर, कुछ बचा ही नहीं। हाँ ठीक है, आगे फिर से आएगा तो बोलना। सम्यक कर्म करना, ठीक है, दुराचरण न करना। एक था बोल करके, निंदा उंदा करके अपने जीवन में तराने पाल लिए गए थे, दुख, है ना। दूसरा क्या है, कर्म करके भी हम दुख पाल लेते हैं। जैसे कि किसी को हम टार्चर करेंगे, मारेंगे, तो बदले में हम जेल जा सकते हैं, या फिर हमारे बुरे कर्म हमको बुरा ही दिखाएंगे। चोरी करते हैं, वो भी दुख का कारण बनता है। इंद्रिय भोग का करते हैं, अपना चरित्रहीनता करते हैं, तो वो भी दुख का कारण बनता है ना। तो हमारे जो बुरे कर्म हैं वो भी हमें दुख देते हैं, ठीक है।
सम्यक आजीव, अपने जीवन यापन के लिए जो सामग्री है ना, उसको सही तरीके से अर्जित करो। घूस ले करके, धोखा दे करके, रिश्वत ले करके, अत्याचार करके, नकली नोट छाप करके अपने जीवन यापन के स्रोत इकट्ठे करोगे तो वो दुख का ही कारण बनेंगे। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता जो लोग घूसखोरी करके पैसा कमा रहे हैं वो उस पैसे को बीमारी में ही लगा, उनको किसी कोई परिवार में कोई ना कोई बीमारी रहता है, उसमें कहीं खर्चा हो जाता है, या फिर उन्होंने पैसा लगा जमीन खरीदी, पता चला जमीन हड़प लिया किसी ने, दोनों मुकदमा हो गया, उस मुकदमे में जब पैसा चला जा रहा है। ठीक है, वो दुख ही देगा। गलत तरीके से धन अर्जन ना करना, गलत तरीके से, जैसे इसका मतलब ये केवल धन से ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि जैसे आपको भूख लगी हो तो किसी दूसरे का निवाला छीन करके अपना पेट नहीं भरना चाहिए। बुद्ध क्या नई बात बता दिया, सब लोग जानते हो, है ना। सम्यक व्यायाम, ठीक है, उचित प्रयत्न करना। अब जैसे मान लो आप अपने जीवन को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, है ना, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास जो करते हो वो भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं होना चाहिए और एकदम कम भी प्रयास नहीं होना चाहिए। यानी जैसे यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो इसमें आप नकल मार करके पास ना हो। एक थी नहीं अभी क्या, पूजा खेड़कर, उन्होंने राइट एफर्ट नहीं किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जुगाड़ लगाया और बाद में क्या हुआ, उनको आने वाले सभी सरकारी नौकरियों से हमेशा के लिए जीवन पर्यंत प्रतिबंधित कर दिया गया। इस जन्म में कोई सरकारी नौकरी इनको नहीं मिलेगी, फॉर्म नहीं भर सकती है। और जो दुख ही तो है, बेइज्जती पूरी इंडिया में अलग हुई, कहीं जाएंगे मुंह चुराते हुए घूमेंगे पूजा खेड़कर, है ना, लाल बत्ती लगा घूमने लगी थी। तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए सम्यक प्रयत्न करना, ना तो बहुत ज्यादा प्रयत्न करना है ना, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने से भी चीजें दूर भागती हैं, भी जान लो। और मैंने एक पोस्ट इस पर डाला था, अगर आपको कोई समस्या का बहुत प्रयास कर रहे हो, सफल नहीं हो रहे, तो कुछ दिन के लिए उस समस्या को देखना बंद कर दो, इग्नोर मार दो, कहीं और दिमाग लगा दो, फिर देखो आपको अचानक से झटके से उस समस्या का निदान अपने आप मिल जाएगा। लेकिन उसी में लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे तो वो समस्या और बढ़ती जाएगी। इसको करके देखना, बहुत बढ़िया मंत्र बताया हूँ। ठीक है, जीवन में डाइवर्जन पॉलिसी, समस्या नहीं हल हो रही, हटा दो उसको, थोड़ी देर के लिए समझाइए, नहीं है दूसरी जगह दिमाग लगाओ, और दूसरी जगह दिमाग लगाना भी जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा दिमाग घूम घूम वहीं जाएगा। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, सम्यक व्यायाम। और ये सब पेपर लीक करवा करके, जुगाड़ बैठा करके, फर्जी वाले, इस तरह से आप प्रयत्न ना करो, अपने लक्ष्य को सही दिशा में प्रयत्न करो, पढ़ाई करो, पेपर दो, प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, है ना। सम्यक स्मृति, उचित प्रयत्न से ही उचित स्मृति और अनुभव प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपको चीजों के प्रति जागरूक रहना होगा। ठीक है, कि कोई चीज किस प्रकार से प्राप्त होती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आईएएस का एग्जाम निकालने के लिए सम्यक स्मृति यही है कि पढ़ाई करेंगे, चीजों को याद रखेंगे, तब प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। यही एक उचित अनुभव है ना। मिथ्या अनुभव क्या है, अरे छोड़ो यार, हमारे चाचा तो मंत्री है ना, हमको पता है फलाना ऐसे हो गया था, हम भी हो जाएंगे। ये एक गलत स्मृति है, गलत अनुभव है, इनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, अगली बात है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, है ना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज क्या है, सम्यक समाधि का मतलब है कंसंट्रेशन से। ये नहीं बाबा ने समाधि लगा लिया मर गए, वो नहीं, कंसंट्रेशन।
क्योंकि आपकी सम्यक स्मृति बन ही नहीं पाएगी। जैसे कि ऊपर वाले को नीचे वाला, नीचे वाले को ऊपर वाला आधार दे रहा है। उचित प्रयत्न से उचित स्मृति थी, तो उचित स्मृति से उचित समाधि। अब देखो, अगर आप कंसंट्रेट नहीं होगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। बैठे रहो 6 घंटा, बहुत से लोग हैं, है ना, जो 6 घंटा जितना पढ़ेंगे, कुछ लोग उतना 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, या 40 मिनट में, आधा घंटा में उतना पढ़ लेते हैं। घंटा गिनो बैठ करके, है ना, कुछ ना होगा। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड काम करना चाहिए। 6 घंटा उसी में रेंग रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। घर वालों को, अरे हमारे बाबू तो बहुत पढ़ रहे हैं, है ना, ये भ्रम है। कंसंट्रेशन अगर प्रॉपर हो, है ना, प्रॉपर कंसंट्रेशन हो, तो बहुत कम समय में बहुत तेजी से आप चीजों को पढ़ सकते हो। धीरे धीरे मैं तुम लोगों को कुछ सिखाऊंगा। एक मोटी 300 से 400 पेज की किताब पढ़ने में लगभग कितना समय लगना चाहिए? कितना समय लगना चाहिए कि याद हो जाए पूरा? 2.5 घंटा, मतलब आप लोगों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, 2.5 घंटा मात्र। इतने पूरी 400 पेज की किताब, मतलब एक विषय खत्म, सिखाएंगे। अभी तुम लोगों का दिमाग वो चीज सीख नहीं पाएगा, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत है, अनंत है। लेकिन तुम लोगों को जो जरूरी होगा वो चीज सिखाऊंगा, है ना। निमोनिक्स बिल्डिंग टेक्निक्स होती है, जिससे चीजों को आप कम समय में तैयार कर सकते हो। लेकिन सबसे जो मूल मंत्र है, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। ठीक है, और जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम कंसंट्रेशन को पाते हो, और कंसंट्रेशन जब तुम्हारा किसी चीज में बनता है, तो अक्षरशः तुम्हारे दिमाग में हर चीज बस जाती है। धीरे धीरे क्लास में से ही सीखना शुरू करो, कि क्लास में जब बैठो तो पूरी तरह से क्लास में बैठो, और फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ होना नहीं चाहिए। उस समय केवल मेरी आवाज ही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। मैं जो कल्पना परिकल्पना कराऊं वो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। फिर देखो क्या होता है। तुम्हें मेरी क्लास का भी रिवीजन करने की भी आवश्यकता ना होगी, ऐसा मस्तिष्क बन जाएगा तुम्हारा। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्लास हो जाने के बाद जो भी कुछ पढ़ाया गया है ना, बोल करके किसी को बता दो 5-10 मिनट में, परमानेंट तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। इसलिए डिस्कशन जरूरी है, वाचिक डिस्कशन भी जरूरी है। तो जैसे अगर आप दो सहेलियां आपस में तैयारी करो, ठीक है, भाई बहन हो, भाई बहन तैयारी करो, दोस्त दोस्त करो, है ना, डिस्कस करो, फोन पे डिस्कस करो, रोज डिस्कस करना चाहिए। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग। अभी नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की मुद्राएं। कल से हम लोगों का वो वाला एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है।